welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm gonna to share you my subject strategies in which I am talking about the physics subject strategies जिसको मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो किया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, उसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं फिज़िक्स जो होता है वो बहुत ही नीट स्टूडेंट का एज अ वीकनेस पॉइंट होता है, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को सॉल्व करने में, ठीक है। जिसमें कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस रहते हैं विच इज़ ऑल इज़ कंपलसरी, एंड सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सो देयर आर टोटल 45 क्वेश्चन एंड द मार्क्स इज़ टिल अबाउट 180। इस वीडियो में मैं कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी, कुछ हेल्प एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप एटलीस्ट 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप फिज़िक्स में इतने मार्क्स को स्कोर करते हैं तो ये आपको आपके रैंक को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कराएगी और आप एक बेस्ट कॉलेज को अचीव कर सकते हो। ये तो सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, पर अगर साथ ही साथ अगर ये फिज़िक्स जो सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ये बहुत ही हेल्प करेगी, आपको एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हो। अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताने के लिए उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक थ्योरेटिकल पार्ट होती है और सेकंड न्यूमेरिकल पार्ट होती है। थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप फार्मूला क्लियर है, अगर रिमेंबरिंग पॉइंट्स क्लियर है, बहुत ऐसे जगह रहते हैं जो एज अ पॉइंट होता है, अगर वो याद है तो वो बनेगा, नहीं याद है तो वो नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रिमेंबरिंग पॉइंट। जब आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो तो उसके बाद आपका ये एज अ ड्यूटी होता है कि आप ये क्या करें, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो मॉड्यूल्स में हो चाहे वो बुक्स में, उससे वो सॉल्व करें, जिसके कारण बाद में वो ऐसा बहुत ज़्यादा बर्डन न लगे कि वो बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे करते करते हर एक चैप्टर का आप इस तरीके से करेंगे तो हर एक चैप्टर का ऐसा बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। और लास्टली में जब कोई चैप्टर्स अगर ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मोशन चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो उसके PYQ लगा लीजिए और वो 36 ईयर का रहे तो वो बहुत ही बेस्ट है। उससे अलावा कोई भी क्वेश्चंस बीच में नहीं पूछे जाएंगे। वो 36 ईयर के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही मोर दैन इनफ है। तो वो 36 ईयर का क्वेश्चन आप लगा लीजिए और उसे इस तरीके से नहीं लगाइए कि एक क्वेश्चन को एक बनाना है फिर दूसरा क्वेश्चन को दूसरा, नहीं। उसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जितना भी टाइम चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको 35 क्वेश्चन एक बार में बनाना है तो एज अ टाइमर लगाइए और उस टाइमर में 35 क्वेश्चन को बनाने के लिए एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स आपको टाइमर में उसको कंप्लीट करना है। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है और जो आ रहा है उसको बना के एज ए सॉल्व करना है। बाद में जो भी गलती होता है उसमें उसको बाद में उसको देखना है, उसके आंसर्स को देखना है और उसको एनालाइज करना है कि किस जगह मैं गलत थी, ठीक है। क्लास 11th की जो फिज़िक्स है वो उसमें सारे जो चैप्टर्स है, शुरू के जो सारे चैप्टर्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो मेक श्योर आपके जो बेसिक्स हो शुरू से वो क्लियर हो। जो इंटीग्रेशन, जो डिफ्रेंसिएशन, जो भी बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं वो सब आपको क्लियर हो, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं या इंटीग्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो वो आप आसानी से कर सकें। उससे रिलेटेड जो फार्मूला है उससे भी आप क्या कर सकें, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। 11th की जो फिज़िक्स है वो उसमें सारे जो चैप्टर्स है, शुरू के जो सारे चैप्टर्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो मेक श्योर आपके जो बेसिक्स हो शुरू से वो क्लियर हो। जो इंटीग्रेशन, जो डिफ्रेंसिएशन, जो भी बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं वो सब आपको क्लियर हो, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं या इंटीग्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो वो आप आसानी से कर सकें। उससे रिलेटेड जो फार्मूला है उससे भी आप क्या कर सकें, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। आप जब पूरे चैप्टर के मॉक देते हो तो उसमें सारे जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप एक क्वेश्चंस एज अ पिक कर रहे हो तो उसमें पता हो कि वो किस चैप्टर से है और उसमें क्या एज अ फंडामेंटल एलिमेंट अप्लाई करना जिससे कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब बहुत सारे चैप्टर लास्ट में मिक्स हो जाते हैं तो कहाँ पे क्वेश्चंस में किस तरीके से उसे सॉल्व करना है ये भी बहुत ही एक मेन स्ट्रैटेजीज़ होता है, एक मेन पार्ट होता है। तो वो कैसे क्लियर होगा, तो उसे आप जो बहुत बार उसे प्रैक्टिस करोगे टेस्ट के फॉर्म में 50-50 क्वेश्चंस, मतलब जो मॉक रह रहा है मतलब पूरे चैप्टर्स का,
तो उससे आपका वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो पता भी चल जाएगा कि यस ये जो क्वेश्चंस है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहे हैं। इससे कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आता है जो 2 चैप्टर से लिंक्ड होता है, उसमें दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना रहता है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओगे तो लास्ट में वो उससे आपकी जो मार्क्स होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। सो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंटर जो मैंने बहुत बार कहा है वो पढ़ना है, और उसमें बहुत सारे फिगर्स होते हैं वो याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें एज अ रेजिस्टेंस कोड होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि वो अक्सर 1 ईयर गैप करके वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे रेड के लिए क्या कोड था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके वो निमोनिक्स होता है, उससे अच्छे तरीके से याद रखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड का जो रेजिस्टिविटी और वर्सेस टेम्परेचर का जो ऑर्डर होता है वो सब याद रखना है। सो फिगर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ थ्योरेटिकल पार्ट्स में। ओके, एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सिर्फ थियोरेटिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, सेकंड बेब्स बोल सकते हैं, कुछ उसका जो थियोरेटिकल पार्ट्स होता है और कुछ एसएचएम के पार्ट्स, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स के जो लास्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जो भी एलईडी वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा थियोरेटिकल जो पार्ट है वो अपने नोट्स को प्रॉपर फॉलो करना है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के होंगे, क्योंकि अब जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सारे एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। अगर आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, तो आप उसे एक बार एनसीईआरटी से भी एज आप रीड कर सकते हैं, फॉर कि आपको अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्शन हो सके कि जो मैं पढ़ रही हूँ वही नीट में आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी सभी तरीके से आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको एज अ पॉजिटिव फील अपने आप को कराना है कि जो मेरे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, इससे आगे क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, और उस मॉक टेस्ट में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको एक जगह निकाल के उसे अच्छे तरीके से बार बार देखूंगी, जिससे कि वो मेरा जो क्वेश्चंस है, वो मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये तो पता ही है कि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है, बाय द वे अगर 6 चैप्टर का एग्ज़ाम है, 20 चैप्टर का एग्ज़ाम है, या फिर टोटल चैप्टर्स का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले टोटल तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला सीट बनाना है, ठीक है। उस फार्मूला सीट में फार्मूला के अलावा जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स होता है, उसको भी उसमें कवर करना है, कि बाद में एक मतलब कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये दिक्कत ना हो कि मैंने वो नहीं पढ़ा है, मैंने ये नहीं पढ़ा है, तो ऐसा कुछ ना हो। तो मेरा ये रहता था कि एलएन जो मॉड्यूल्स होते हैं, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग इट, एलएन के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें एक मतलब कि फार्मूला सीट करके एक पतली सी मॉड्यूल्स होती थी, उसमें एटलीस्ट सारे मतलब कि फार्मूला, कॉन्सेप्ट, थ्योरी जो भी सब दिए रहते हैं, ऑलमोस्ट सब चीज़ जो नहीं रहता था उसे मैं क्या कर लिख लेती थी। तो मुझे फार्मूला सीट बनाने का तो ज़रूरत नहीं पड़ा, बिकॉज उसमें सारे थे और मेरे टाइम भी बहुत ही बचे थे, ठीक है। सीट्स बनाने से ये क्या होगा कि जो फार्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन होता है जिसको अप्लाई करना है और जो आंसर पुट करना और आंसर लाना, या फिर डायरेक्टली फार्मूला ही ऑप्शन में 4 ऑप्शंस में दिए हुए रहते हैं, ये बहुत ही करेक्ट हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो फिजिक्स का ये मेन टूल होता है। 11th वाले चैप्टर्स में जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है मोशंस से जो रिलेटेड, वो अलग है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स है, उसको अच्छे तरीके से क्लियर है। उसमें जो भी हीट ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज्म होता है, जो भी फार्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, वो सब बहुत अच्छे से करना है उसमें। और बेब्स और एसएचएम के लिए कुछ उसमें आते हैं क्वेश्चंस जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक और ऑसिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो एसएचएम या बेब्स का, उसके टीचर्स के जो बातें को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस एसएचएम और बेब्स से बहुत ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बन सकते हैं और असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और बेब्स में ज़्यादा बेब्स में लोड नहीं लेना एज हालांकि जो बेब्स में होते हैं वो बहुत सारे मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं,
पर लास्टली जो अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उसमें मोस्टली फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आए हैं और मोस्टली फंडामेंटल हार्मोनिक्स से क्वेश्चंस आए हैं। जो हार्मोनिक्स है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, ओपन ऑर्गन पाइप का, तो वो सब क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सब भी कर लेंगे तो उतना दिक्कत नहीं होगा। पर हाँ, लेकिन सब चैप्टर्स में कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं, उसको स्किप नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ क्लास 12th की, तो क्लास 12th की फिजिक्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला डालने से मतलब कि एज अ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब मोस्ट ऑफ जो होते हैं क्वेश्चन वो तो सॉल्व हो जाते हैं, पर बेसिकली उसमें क्या होता है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही मतलब कि ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि सीरीज़ और पैरेलल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में टोटली रिवर्स होता है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप जो भी बुक को फॉलो करें उसमें इतने क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे कि इस सर्किट बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक है ही है, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ये पोटेंशियल का पॉइंट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और उसका जो फार्मूला होता है हॉलो स्फेयर के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सारे फार्मूला को क्लास 12th में जो एज अ कंपेरिजन टू क्लास 11th फार्मूला बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर फार्मूला पता रहेगा तो ये 4 नंबर जो होगा वो आप अच्छे तरीके से उसको ले सकते हो। सेकेंड, मूविंग जो मैग्नेटिज़म वाला पार्ट आता है, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज़म वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसको उसके थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो भी फॉर्मूला है उसको अच्छे तरीके से करना है। और मैग्नेटिज़म में जो भी मैग्नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ डिप होता है, डिक्लिनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो BH हिस्टेरिसिस जो कर्व लूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सॉफ्ट मैग्नेट का हो चाहे वो हार्ड मैग्नेट का हो, क्योंकि दोनों सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेट का कंपैरिजन BH कर्व से ही किया जाता है। वो कर्व देख के एज इट इज़ पूछते हैं कि कौन जो होता है वो सॉफ्ट मैग्नेट के लिए और कौन जो है वो हार्ड मैग्नेट के लिए, ठीक है। और उसके अंदर एरिया का इम्पोर्टेंट है, फिर और दूसरा है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग एंगल जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से उसमें उसको क्लियर करना है। फिर एक पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट का, जो कि मैग्नेट में आता है कि न्यूट्रल पॉइंट पूछा जाता है कि अगर दो मैग्नेट के सेम पोल को सेम साइड रख दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स में जो होंगे अपने कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, ठीक है। तो उस पार्ट को अच्छे तरीके से समझना है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होता है 0 या तो इन्फिनिटी होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। और क्लास 12th की में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो मॉडर्न फिजिक्स होता है। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें कैडमियम, बोरॉन, ये सब का जो यूजेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको स्किप नहीं करना है। LED भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना है। सोलर सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे मॉडर्न फिजिक्स में तो कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको टीचर बताएंगे जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिसमें हाफ लाइफ के क्वेश्चन तो तुरंत ही बन जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसमें भी पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। वो आराम से आपके क्वेश्चन एक बार उसका अगर ट्रिक को फॉलो कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चन जो होगा बेसिकली वो बन जाएगा। और जो सेमीकंडक्टर का है, वो सेमीकंडक्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो डायरेक्शन बेस्ड होता है। जैसे डिफ्यूज़न करंट का जो डायरेक्शन क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिवर्स स्पाइस क्या होता है, जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LED, सोलर सेल और फोटो डायोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाइसिंग से क्वेश्चन आते हैं कि किस वेस्ट में इसको बाइसिंग किया गया, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स। और सेमीकंडक्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब उसको एक ऐसा ग्राफ के फॉर्म में देते हैं, वो नॉर्मली
एज अ 1-0 करके फॉर्म में क्वेश्चंस अभी नहीं आने लगे, वो एक ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये सब जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अंदर टिप्स ही करना है। और फिजिक्स में असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो उनका जो चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी बनता है मोस्टली मैग्नेटिक से बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी बनता है, मैग्नेटिक वाला पार्ट से चैप्टर से, और फ्रिक्शन वाले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा उसका प्रोबेबिलिटी बनता है सर्टेन रीजन का। वैसे प्रोबेबिलिटी तो सारे में बनता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएचएम में, बिकॉज वो एसएचएम और ऑसिलेशन और पीरियोडिक ये तीनों से एज आ इंटरचेंज करके एज ए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस वो लास्ट में अपने आप बन जाएंगे, धीरे 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 हर चीज़ को कंपाइल होगा आपके ब्रेन में और अब वो आपको एज आउटपुट बहुत ही अच्छा देगा। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगी। और अगर 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस को तो टच करना ही है, तभी आप 45 उसमें चुन सकते हो, तो उसमें एटलीस्ट यू हैव टू गिव 60 मिनट्स इन योर मॉक टेस्ट। ठीक है, 60 मिनट्स से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसको स्किप कर देना है, नहीं तो लास्ट में बहुत ही पैनिक सिचुएशन आ जाएगा, फिर आप OMR भी गलत फिल कर दोगे। जब 60 मिनट्स से अगर उसमें स्टॉप करना है, फिर लास्ट में वो टाइम बच जाता है, जिसके कारण आपके शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि रिलैक्सिंग होता है, और उसके कारण आपकी जो एक्स्ट्रा जो भी बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि सब चीज़ करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना, थ्योरी भी पढ़ना, बुक्स भी पढ़ना, लाइन टू लाइन भी पढ़ना, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट को भी रेगुलर एज अ एनालाइज करना अपने आप को कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। टेस्ट डिमोटिवेटिंग भी हो जाता है जब आपके टेस्ट के मार्क्स जो होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, एज एक पॉइंट पे मतलब बढ़ते नहीं हैं, वो एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड होते हैं या तो कभी कभी घटते हैं। तो उसको कैसे टैकल करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो इतना जो पार्ट था वो मैंने फिजिक्स स्ट्रैटेजीज़ के लिए किया था अपने पूरे नीट प्रिपरेशन जर्नी। हमारी नीट एस्पिरेंट में अगर मैं कुछ नीट एस्पिरेंट को अपनी स्ट्रैटेजीज़ दे के अगर उन्हें डॉक्टर बना सकती हूँ या फिर उसको नीट को क्लियर करवा सकती हूँ, सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज़ प्रॉपर गाइडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब शुरू फर्स्ट अटैम्प्ट में होते हो तो आप में एक कमी होती है लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट में कि प्रॉपर राइट डायरेक्शन नहीं मिलता, राइट पाथ नहीं मिलता, जिसके कारण उनके बहुत सारे ड्रॉप्स हो जाते हैं, और ये मैंने भी फेस किया है। इसलिए मैं दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट अगर आप अभी से ही रह के अगर आपको इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, इतनी अच्छी पाथ मिल रही है, इतनी अच्छी डायरेक्शन मिल रही है जिससे आप अपने प्रिपरेशन को पूरा कर सको, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको मेरे बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक जो होगी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।